गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के संघर्ष की। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत ने यह दिखा दिया है कि वह दुश्मन से कितने आगे हैं। 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जमकर जहर उगला था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अगले ही दिन भारत के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले भी किए। भारत ने उनके हर हमलों को नाकाम कर दिया। उसके हवाई ठिकानों पर ज़बरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों ने पाकिस्तान को इतना डरा दिया कि बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हो गया। इसी बातचीत ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की पटकथा तैयार की, जिसका ऐलान एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। भारत के हवाई हमलों में सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान के सरगोदा एयरफील्ड और किराना हिल्स पर हमला था। सरगोदा एयरबेस पे बिना किसी अवरोध के भारत के हमलों ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हमारी ताकत कितनी ज़्यादा है। इस हमले में न सिर्फ सरगोदा एयरबेस को तबाह कर दिया, बल्कि किराना हिल्स को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अनुसार किराना हिल्स पर भारत ने बंकर बस्टर बम से 2 हमले किए। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि यहाँ तैनात पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला, वो भी तब जब वहाँ पर अघोषित रूप से पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को छिपाया हुआ है। 2017 में द प्रिंट की एक रिपोर्ट में भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर बताया था कि पंजाब प्रांत में किराना हिल्स में पाकिस्तान की भूमिगत सुविधाएं अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। इस साइट का इस्तेमाल 1980 के दशक में परमाणु परीक्षण करने के लिए किया गया था। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को स्टोर करने के लिए कई सुरंगों का निर्माण किया है। ऐसी भूमिगत सुविधाओं को विभिन्न तरीकों से सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि उनको दुनिया की नज़र से ओझल करना, लोगों को तक पहुंच को नियंत्रित करना और घुसपैठ का पता लगाना। पाकिस्तान ने इस जगह को किले में तब्दील कर दिया। उसका दावा है कि इस फैसिलिटी पर दुश्मन के बंकर बस्टर बम का भी असर नहीं होगा। किराना हिल्स में भूमिगत सुविधा सरगोदा एयरबेस से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये सुविधा 39 किलोमीटर की परिधि के साथ 67.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। संभवतः किसी भी सुरक्षा उल्लंघन से बचने के लिए पूरा क्षेत्र पाकिस्तान सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। यह क्षेत्र विभिन्न खतरों और संकटों से सुरक्षित है। यह फैसिलिटी सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। यह फैसिलिटी दुनिया की नज़र में तब आई थी जब अमेरिकी उपग्रहों ने 1983 और 90 के बीच पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण की तैयारियों को पता लगाया था। 1990 में वाशिंगटन की कड़ी आपत्तियों के बाद परीक्षण रद्द कर दिए गए थे। हालांकि यह फैसिलिटी अपना महत्व बनाए रखती है, क्योंकि माना जाता है कि चीन द्वारा आपूर्ति की गई M11 मिसाइलें यहाँ रखी गई हैं। आइए बात करें पाकिस्तान के रावलपिंडी की। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, जहां से पाकिस्तान की सरकार को कंट्रोल किया जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी शहर पर सबसे तेज और भयानक हमले किए। रावलपिंडी में ही नूर खान एयरबेस है, जहां पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है। विमानों का मरम्मत होता है। यहीं से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे के दौरान विमान से रवाना होते हैं, और भारत ने इसी एयरबेस पर भयानक हमला किया था। इसने पाकिस्तान की सेना को अंदर से दहला दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि नूर खान एयरबेस पर हमला इस बात की चेतावनी थी कि भारत का अगला निशाना पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर हो सकता है, जो इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला कर पाकिस्तान की परमाणु हमला करने की क्षमता को ही खत्म कर देना चाहता था, जिससे डरे शहबाज शरीफ ने फ़ौरन अमेरिका फ़ोन लगा दिया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के चकलाका क्षेत्र में स्थित है और पाकिस्तानी वायुसेना की एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान की वायुसेना यहीं से गुप्त सैन्य अभियानों, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और एयरबोर्न रडार सिस्टम को ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से ये एयरबेस पाकिस्तान की रणनीतिक सैन्य क्षेत्र तंत्र की धड़कन माना जाता है, खासकर जब भारत के खिलाफ किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के संचालन की हो। यही वजह थी कि भारत के निशाने पर यह एयरबेस था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो खुद अपने सर्विलांस सैटेलाइट से लगातार इस एयरबेस की करीबी से निगरानी करती रही है। लिहाजा भारत को पहले से ही इस एयरबेस के बारे में तमाम जानकारियाँ थी। भारत ने 10 मई को नूर खान एयरबेस के साथ साथ चकवाल में मुरीद और शोरकोट में रफ़ीकी एयरबेस पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान इस मिसाइल को ट्रैक भी नहीं कर पाया, इसलिए ये एयरबेस बहुत हद तक निष्क्रिय हो चुके हैं। भारत के हमले में नूर खान एयरबेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी मीडिया सुरक्षा सूत्रों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के नष्ट होने की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इसी एयरबेस से टोई मिशन चलाता था। इसके अलावा लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का बेस भी यही एयरबेस है। यानी भारत ने इस एयरबेस पर हमला करके पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को बेहतर कर दिया। इसके अलावा न्यूयॉर्क सेंटर ने कहा है कि नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान मान रहा था कि भारत का अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। पाकिस्तान भारत के मिसाइल हमलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा। उसके डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो गए। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान आगे जाकर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है, जिस पर सवाल उठता है किससे। चीनी डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो चुके हैं और तुर्की खुद रूसी S-400 इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय मिसाइलों ने बिना किसी रुकावट के एयरबेस पर हमले किए, जिसने पाकिस्तान की सेना के उच्च अधिकारियों को डरा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर खान एयरबेस को उड़ाकर भारत एक संदेश देना चाहता था कि उसका अगला निशाना न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हो सकता है।
न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ असीम मुनीर हैं, जिन्हें परमाणु हमला करने में फैसला लेना होता है। यानी भारत ने पाकिस्तान को डरा दिया कि न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर पाकिस्तान की परमाणु हमला करने की क्षमता को ही खत्म कर दिया जाएगा। नूर खान एयरवेज पर हमले के बाद रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला ली है कि उन्हें डर था कि भारत इस सेंटर पर हमला करने वाला है। हालांकि बाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस रिपोर्ट का खंडन किया, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि पाकिस्तान में ऐसा कोई बैठक किया गया है या नहीं। लेकिन इसने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक में घबराहट पैदा कर दी। भारत का यह हमला सिर्फ एक सामरिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि काफ़ी सावधानी से किया गया कैलिब्रेटेड रणनीतिक संदेश था। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक साफ चेतावनी थी कि जरूरत पड़ने पर भारत उसकी न्यूक्लियर कमांड को डिकैपिटेट करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तानी मीडिया और सैन्य सूत्रों ने स्वीकार किया कि एयरबेस की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुकी है। एयर रिकॉन और लॉन्ग रेंज अटैक क्षमताएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। भारत के साथ 4 दिन चले हालिया संघर्ष पाकिस्तान ने जिन हथियारों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया वो उसे चीन और तुर्की से मिले हैं। खासतौर से जिन ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो उसने तुर्की से मदद से ही बनाए हैं। चीन से पाकिस्तान को मदद मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तुर्की से भी उसकी दोस्ती गहरी हो रही है। पाकिस्तान और तुर्की राजनीतिक और सैन्य के साथ साथ विचारधारा इस्लामी बुनियाद के स्तर पर करीब आ रहे हैं। तुर्की न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, बल्कि कश्मीर मुद्दे पर भी उसका समर्थन कर रहा है। इसका भारत और तुर्की के रिश्ते पर असर हुआ है। भारत ने हालिया समय में उन देशों से दोस्ती बढ़ाई है जो तुर्की के विरोधी हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के नेतृत्व में पाकिस्तान से उनके देश के रिश्ते बेहतर हुए हैं। 8 मई को पाकिस्तान की ओर से भारत में हमले किए गए ड्रोन का जो झुंड भेजा गया, उनके तुर्की की कंपनी असीस गार्ड के बनाए सोंगर ड्रोन होने का दावा किया गया है। सोंगर ड्रोन कम तीव्रता वाले युद्धों के लिए बनाए गए हैं। इनमें बंदूकें और ग्रेनेड लगाए जा सकते हैं। भारत की चिंता बढ़ाने वाली एक खबर इससे पहले 27 अप्रैल को आई थी, जब तुर्की का एक C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान कराची पहुंचा था। तुर्की ने इसे एक सामान्य दौरा कहा, लेकिन इसमें हथियार आने का दावा कुछ रिपोर्ट में किया गया था। एक उच्च स्तरीय तुर्की सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के मुख्यालय का दौरा भी किया है। तुर्की और पाकिस्तान की करीबी पर भारत की नज़र लगी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को तुर्की की कूटनीतिक रणनीति को वैश्विक स्तर पर घेरना चाहिए, क्योंकि अब यह साफ हो गया कि तुर्की किस खेमे में खड़ा है। तुर्की ने हालिया वर्षों में रक्षा उद्योग में काफ़ी तरक्की की है। ऐसे में तुर्की से पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों का मिलना निश्चित ही भारत की परेशानी बढ़ाएगा। तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग 2018 के बाद से काफ़ी बढ़ा है। साल 2018 में पाकिस्तान ने तुर्की की सरकारी रक्षा कंपनी एसफैट के साथ $1.5 अरब का समझौता किया था, जिसके तहत तुर्की पाकिस्तान को 4 MILGEM क्लास के युद्धपोत देगा। इस समझौते में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। इसके तहत 2 युद्धपोत कराची शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। तुर्की की रक्षा इंडस्ट्री पाकिस्तानी फ़ौज को आधुनिक बनाने में मदद कर रही है। पाकिस्तान की वायुसेना को तुर्की एयरस्पेस इंडस्ट्री से F-16 फाइटिंग फैल्कन जेट मिले हैं। दोनों देश हेलीकॉप्टर और ड्रोन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में तुर्की के TB2 ड्रोन और केमान केस क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। पाकिस्तान की हवाई ताकत बढ़ाने में तुर्की का बड़ा योगदान है। रक्षा के अलावा तुर्की और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को तुर्की से बड़ा सहारा मिला है। इसी साल फरवरी में एर्दोगन ने तुर्की के कश्मीरियों के साथ खड़े होने की बात कही थी। तुर्की और पाकिस्तान ने संबंध बेहतर करने के लिए हाई लेवल स्टडी कॉरपोरेशन काउंसिल बनाया है। खुद एर्दोगन 2003 से अब तक कम से कम 10 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। भारत ने तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती को देखते हुए अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है। भारत उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है जो तुर्की के विरोधी हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में भारत ने ग्रीस और साइप्रस के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। भारत ने उत्तरी साइप्रस में तुर्की के दावों के खिलाफ साइप्रस गणराज्य का भी समर्थन किया है। भारत द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव की धुन से हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय थल सेना के महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक वायु अभियान DG एयर ऑप्स एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और भारतीय नौसेना के महानिदेशक नौसेना अभियान DGNO वाइस एडमिरल AN प्रमोद शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय थल सेना के महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य केवल आतंकियों का खात्मा था। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 100 आतंकवादी मारे गए, उनके ठिकानों को नष्ट करने के प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल घई ने यह भी बताया कि मुदस्सर खान, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर जैसे 3 प्रमुख आतंकियों को इस कार्रवाई में ढेर किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय थल सेना के महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की योजना पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर हुए हमले के बाद बनाई गई। इस ऑपरेशन का स्पष्ट सैन्य उद्देश्य आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तबाह करना था।
उन्होंने बताया कि भारतीय एजेंसी ने सीमा पार आतंकी कैंपों की गहराई से पहचान की, जिनमें से कई ठिकाने पहले ही खाली कर दिए गए थे। हालांकि जो ऐसे 9 ऐसे ठिकाने मिले जिन्हें सक्रिय माना गया। इनमें से कुछ पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर और कुछ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित थे, जैसे मुरीद के, जो कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकवादियों से जुड़ा रहा है। जनरल घई ने बताया कि इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू टारगेट शामिल हैं। ये आतंकी IC-814 हाईजैक और पुलवामा हमले से जुड़े थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वायुसेना के महानिदेशक वायु अभियान DG एयर ऑप्स एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा, हालत कठिन है, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये जरूरी हो गया था। भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और भावलपुर जैसे आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये दोनों स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफ़ी अंदर थे, इसलिए इन्हें चुनना रणनीतिक रूप से अहम था। IF ने सटीक हमलों के लिए सैटेलाइट इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग और प्रिसीशन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि वायुसेना ने बेहद सतर्कता के साथ केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं होने दिया। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.